जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हम मौजूद हैं नजम मिज़ारी साहब के साथ, जो कि सीईओ हैं चिल्तन प्योर के। ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसके साथ ये पाकिस्तान के एक फ़र्स्ट जो है वो अरोमा थेरेपिस्ट भी हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये सीईओ चिल्तन प्योर का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, पहला सवाल तो मेरा ये है कि सर ये जो चिल्तन प्योर का सीईओ से आपने सफ़र तय किया, एक आम नजम मिज़ारी, और उन्होंने एक आइडिया, एक प्रोडक्ट लॉन्च की जो कि आज ओवरऑल वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है। बिल्कुल। तो सर ये आइडिया आपको कैसे आया और आपने ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कैसे तैयार करना शुरू की? और बेसिकली जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी जो फील्ड है वो आईटी से रिलेटेड है, स्टडी आपकी आईटी में। तो आपने आईटी से और एकदम ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ ये सफ़र कैसे हुआ सर? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आज आप लोग हमारे पास आए हुए हैं। तो ये जो चिल्तन प्योर कंपनी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नंबर 1 ऑर्गेनिक में कंपनी है। 700 प्लस हमारे पास इस वक्त प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेडी हैं, जो कि मार्केट में सेल कर रहे हैं, और 300 मज़ीद प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आने वाले हैं। तो इस साल के एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है 1000 की फिगर को टच कर जाएंगे, और ओवरऑल बिज़नेस भी हमारा बहुत अच्छा है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर तो अब स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। स्टार्ट हमने फूड से किया था, फूड में से हमारे पास मोरिंगा था, हनी था। तो इन 2-4 प्रोडक्ट्स हमने स्टार्ट किया, करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। यानी कोई भी आप प्रोडक्ट का नाम लें ऑर्गेनिक में, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास लाजमी होगा। तो स्टार्ट तो जर्नी देखें काफ़ी मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ का जो स्टार्ट होता है ना, वो काफ़ी खासा मुश्किल होता है। प्रोडक्ट की रिसर्च करना, प्रोडक्ट्स को देखना, फिर पैकेजिंग के मसले मसाइल, फिर कंपनी के ओवरऑल आपको पता है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन सबको करते करते फिर सीखना पड़ता है कि यार कैसी चीज़ को किस तरह आपने बेहतर करना है, फिर ये आपको उसमें कामयाबी देता है। तो शुरू में तो बड़ा स्ट्रगल था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो चुकी है, फुल फ्लेज काम चल रहा है। फैक्ट्री अलग है, प्रोडक्शन यूनिट अलग है, ये हमारा हेड ऑफिस है। यहाँ पे एक अलग टीम, डेडिकेटेड टीम बैठी हुई है जो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है। तो डिग्री की जैसे आपने बात की, मैं था तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है एफसी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने MBA IS किया था यूएमटी से। तो उसके बाद मैं जब आईटी की फील्ड में, इससे पहले मेरी कंपनी का नाम था चिल्तन टेक्नोलॉजीज़, तो वो मैं चला रहा था, लेकिन क्योंकि उस टाइम मेरा पैशन उस तरह डेवलप नहीं हो रहा था काम के अंदर, तो कोई भी मैं काम कर रहा था मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसी दिनों में मेरी फिर शाह साहब से, कासिम अली शाह साहब से मुलाकात हुई। तो उनको मैंने बताया कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें ग्रो नहीं कर सका। तो फिर शाह साहब ने बताया कि फिर जो आप काम कर रहे हैं ये आपका पैशन नहीं है, आप शायद पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, आपका इसमें पैशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह फिर मुझे पता चला कि यार ऑर्गेनिक में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, मुझे मज़ा भी आता था उस काम में, वो काम मुझे थकाता भी नहीं था। तो तब मुझे पता चला कि यार पैशन होता क्या है, पैशन की डेफिनेशन क्या है। तो दैन इस तरह फिर मैंने ऑर्गेनिक का बिज़नेस स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो अल्लाह ने इसमें बहुत कामयाबी दी। आज हम 24-24 घंटे भी इस काम को हम दे सकते हैं। 24 घंटे भी अगर कोई कहे तो हम ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, क्योंकि पैशन है, हमें उस चीज़ का शौक है। पैसे के लिए नहीं बना करते कि यार हम इसलिए काम करें क्योंकि पैसे मिलते हैं, हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा पैशन है। तो मैं सारी ज़िंदगी भी इस काम को कर सकता हूँ, कभी थकूंगा नहीं इस काम से। तो इस तरह फिर अल्लाह ने, जब आपको पैशन हो तो अल्लाह फिर आपको उसमें कामयाबी देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छे लेवल पे हूँ मैं। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि आपकी प्रोडक्ट्स बाकी दूसरी प्रोडक्ट्स से किस तरह डिफरेंट हैं, और इनकी जो मार्केट है, क्योंकि मैंने बहुत इसकी कोई लोकल स्टोर नहीं देखे। हाँ, बड़े बड़े ब्रांड्स में, अमाना मॉल में या डिफरेंट मॉल्स में मैंने इनकी शोरूम देखे हैं, एडवर्टाइजमेंट, लेकिन ओवरऑल की कोई रिटेलर शॉप मैंने नहीं देखी। तो इसकी प्रोडक्ट की सेल कहाँ पे होती है सर? देखिए, ज़्यादातर जो हमारा 70% जो हमारी सेल है वो तो हमारी ऑनलाइन सेल आ रही है, 30% हमारी रिटेल से आ रही है। जो ऑर्गेनिक का जो कस्टमर है ना, वो आपके पाकिस्तान का जो एलीट है, जो हाई जेंट्री है, ठीक है, जो वो वहाँ से सारा ऑर्डर आता है। अब ये वो क्लास है कि जो मार्केटों में जाके नहीं खरीदते, बाइंग नहीं करते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब बहुत सारे जजेस हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे क्लाइंट हैं, बहुत से मतलब फौज के बड़े लेवल के, मतलब जनरल लेवल के लोग भी हमसे बाय करते हैं। वो तो कभी भी जाके स्टोर पे जाके, रिटेल पे जाके चीज़ें बाय नहीं करते। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड ऑडियंस के लिए है, एक बड़ी नीच मार्केट है। तो वो सारा जो हमारा क्लाइंटेल वो सारा ऑनलाइन ही हमसे खरीद लेता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हमने इसको प्रॉपर रिटेल में स्टार्ट किया तब कोविड आ चुका। 2019 में हमने प्लान बनाया था कि हम पूरे पाकिस्तान में रिटेल में चले जाएंगे। तो कोविड की आने की वजह से 2 साल तो हमने अपना काम स्टॉप कर दिया था रिटेल में। ऑनलाइन हमने अच्छा काम किया, लेकिन रिटेल में 2019 का मार्च से लेके 2022 के स्टार्ट तक हम स्टॉप थे। तो ये 2022 में अभी 6 महीने हुए हैं कि हमने कहा कि चलिए अब ज़रा लगा था कि कुछ जो माहौल है बेहतर हो गया कोविड से, अब हम निकल आए हैं ऑलमोस्ट। तो फिर हमें था कि हमने अभी 6-7 महीने पहले ही हमने अब रिटेल पे काम स्टार्ट किया, लेकिन रिटेल में बड़ी अच्छी पेनिट्रेशन चली गई है। अभी मुझे कोई ज़बानी से याद नहीं, काफ़ी स्टोर्स में, जैसे फजलदीन फार्मेसी है या महमूद फार्मेसी है, इसके अलावा ईसा जीस पे भी हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जलाल सांस पे भी रिसेंटली हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अमाना मॉल में भी हमारा है, एम्पोरियम में भी हमारा लगा हुआ है,
और पैकेजेस में अभी विद इन वीक जो है ना हमारा वहाँ पे लग जाएगा। इस तरह कराची में भी जो लकी वन मॉल है दूसरे वहाँ पे बात हो रही है, इंशाल्लाह वहाँ पे हम जल्द पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो हमें तो लगता है कि 7-8 महीने में काफ़ी अच्छा पेनिट्रेट कर गए रिटेल में। रुके हम इसलिए हुए थे क्योंकि कोविड की वजह से, और तीसरा कि हमारे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है रिटेल में जाने का, उसकी वजह क्योंकि हमारा सारा जो ऑडियंस है, जो सारी हमारी कस्टमर है, क्लाइंट है, वो सारे ऑनलाइन ही हमसे ख़रीद लेते हैं, तो हम उनको कर लेते हैं। ऑनलाइन का ये बड़ा फ़ायदा रहता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका कस्टमर किस टाइप का है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो पैशन क्या है, वो मोबाइल फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहा है, वो 3G पे कनेक्टेड होता है या वाईफाई पे कनेक्टेड होता है, उसका मोबाइल का स्क्रीन साइज़ क्या है, उसके हिसाब से फिर हम उसके एड्स बनाते हैं। यानी हमें बड़ा डिटेल पता चलता रहता है ऑनलाइन। रिटेल में ये चीज़ आपको समझ नहीं आती। आपने दुकान पे 5 लाख रुपए का माल भिजवा दिया, वो बिक गया, आपको पता भी नहीं किसने ख़रीदा है, कौन था, कहाँ से आया था, मेल था, फीमेल था, छोटा था, बड़ा था, तो इन चीज़ों का आपको आइडिया नहीं होता। तो ऑनलाइन का फिर ये कि हमें कस्टमर को रीड करने में बड़ा फ़ायदा होता है। तो सर आपकी जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो दूसरी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे कैसे डिफरेंट हैं? आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कस्टमर इसको बाय करे और इसके अंदर क्वालिटी ज़्यादा है? देखें, ऑर्गेनिक में अगर बात की जाए तो ऐसा कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो हमारा मुकाबला कर सके या हमारे लेवल पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज में हो। छोटे मोटे ऑर्गेनिक में ब्रांड्स काम कर रहे हैं क्योंकि हम फूड में भी हैं, स्किन में भी है, तो उसमें ये कि हमारा देखिए कंपेयर तो किसी के साथ है नहीं, कंपैरिजन नहीं है, ना ही हमारा कोई कंपटीटर है मार्केट में। लेकिन उसमें ये चीज़ होती है कि हम हमेशा प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल ना हो। जैसे कि ऑनियन ऑयल है, प्याज का तेल है, वो सबसे पहले हमने बनाया था। उससे पहले मार्केट में प्याज का तेल नहीं मिलता था। मरूला ऑयल था, वो अभी भी राइट नाउ अभी भी सिर्फ हमारे पास ही और किसी के पास नहीं। तो 700 प्रोडक्ट्स में से मेरे ख्याल में आधे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मार्केट में अभी भी अवेलेबल नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे शहद होता है, शहद नॉर्मल चीज़ है, हनी हर ब्रांड के पास है। मोरिंगा भी हमने स्टार्ट किया था, उससे पहले मोरिंगा का नाम और निशान नहीं था, तो उसके बाद अब तो काफ़ी ब्रांड और लोगों ने भी, ब्रांड ने भी लॉन्च कर दिया है। एज ए प्रोडक्ट वाइज तो हमारे कंपटीटर हो सकते हैं, जैसे हम भी मोरिंगा सेल कर रहे हैं, कोई और ब्रांड भी कर रहा है, प्रोडक्ट वाइज कंपटीशन है, लेकिन एज ए ब्रांड टू ब्रांड हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। और डिफरेंट तो होते कि हम करते हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, अगर आप डिटो एक मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है, आपने भी वही चीज़ मार्केट में लॉन्च कर दी, तो वो तो बेवकूफ़ी है ना। वो कॉपी तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। जैसे अली बाबा के जो CEO थे जैक मा, उन्होंने कहा था कि डू नॉट कॉपी, यू कॉपी एंड यू विल डाई। तो कॉपी तो किसी को करना नहीं चाहिए। हम तो होता है कि बल्कि लोग हमें कॉपी करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स देख के अपने से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने कभी किसी कॉपी किया नहीं, और प्रोडक्ट्स हमारे टोटली डिफरेंट है मार्केट से। सर ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो आप इसकी प्रोडक्शन करते हैं, ये आपका अपना फार्मूला होता है या आपकी टीम का होता है? सर कैसे आपके माइंड में ये क्रिएटिविटी आती है कि इस प्रोडक्ट को अगर हम इस तरह मैन्युफैक्चर किया जाए तो ये मार्केट में इन होगा, और उसकी सेल्स भी बहुत अच्छी है, देखने में भी आता है आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी सेल्स में बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी मार्केट भी बहुत है, उसका क्लाइंट भी बहुत है। तो सर इसके पीछे फार्मूला मैन्युफैक्चरिंग का क्या है? जी, इसमें ये होता है, देखिए फॉर्मुलेशन जो होती है वो सिर्फ ये नहीं होती कि कोई भी आपको डॉक्टर या कोई भी बंदा आपको फॉर्मुलेशन बना के देगा और कहेगा ये चीज़ ठीक है। आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, उसमें एक बंदे की नहीं, उसमें बहुत सारी टीम की एफर्ट होती है। जो रिसर्चर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि क्या, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी स्किन के लिए कोई लोशन बना रहे हैं, तो उसमें देखना होता है कि एक तो क्या प्राइस कम्पिटेटिव हो, उसकी प्राइस इतनी बढ़ ना जाए कि वो मार्केट के हिसाब से ना हो। फिर उसकी पैकिंग देखी जाती है कि यार छोटी पैकिंग में बेचना है या बड़ी पैकिंग में बेचना है। छोटी पैकिंग में ज़रा सस्ता हो जाता है, बड़ी पैकिंग में महंगा हो जाता है। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें बिकती बड़ी पैकिंग में। जैसे आपने अगर कुकिंग ऑयल लॉन्च करना है, अब वो 100 ml में तो आप कुकिंग ऑयल नहीं लॉन्च करें, आपको अंडा थोड़ी बनाएंगे, पूरा सालन बनाना होता है, तो वो लीटर्स में लॉन्च करना होता है। तो ये चीज़ें देखनी होती है कि वो किस पैकिंग में सेल हो रही है फर्स्ट। दूसरी, प्राइस को भी देखना होता है कि अगर आप इतना कहीं महंगा बन जाए, उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स आप डाल दो मार्केट में आपका बिके ना, या कोई वो ज़्यादा ही चीप प्रोडक्ट ना बन जाए कि वो भी आपका, क्योंकि बहुत सस्ती चीज़ भी नहीं बिकती और बहुत महंगी चीज़ भी नहीं बिकती। जिस प्राइस की जो कीमत होती है उसी प्राइस पे ही वो चीज़ बिकती है। इसमें टीम होती है, डेडिकेटेड हमारी टीम है, इसमें फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, वो फॉर्मेशन पे काम करते हैं। मैं फिर उसमें अप्रूवल देता हूँ, फिर अपने सजेशन देता हूँ, फिर दूसरी टीम को दिखाया जाता है, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाता है जो उसको प्राइस को फाइनलाइज करता है। उसके बाद जाके ये प्रोडक्ट जो है हमारा लॉन्च होता है। यानी कि एक प्रोडक्ट लॉन्चिंग में कम से कम जो है ना 20 से 25 बंदे इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद जाके फिर एक प्रोडक्ट फाइनलाइज होता है। तो सर ये नौजवानों को आप क्या एक पैगाम देना चाहेंगे? आप एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी हैं कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपके पास कुर्सियाँ लेने के लिए भी, टेबल लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, और आज एक CEO चिल्तन प्योर के आप जो है CEO हैं और एक ब्रांड के नाम पे सामने आया ये। और सर ये नौजवानों को आप क्या क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? वो क्या करें कि वो अपना अगर पैशन को फॉलो करें तो वो किस तरह कामयाब हो सकते हैं? जी देखिए, मैंने हमेशा कहा कि पैशनेट बंदा वही है जो कि 24 आवर्स काम कर सके, वो कभी काम से भागे ना
उसको ये ना लगे कि यार मैं अगर ये कोई काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, सक्सेस सिर्फ आपको लाजमी नहीं कि आप बिजनेस में आपको मिल सकती है, अगर आप अपना कोई जॉब भी कर रहे हैं, उस काम को जॉब को भी अच्छे अंदाज में करें तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पे भी इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपको कंपनियाँ गाड़ियाँ भी देती है, घर भी देती है, सैलरी भी अच्छा देती है। वो तब होती है जब ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा होता है। आप बड़ी देखें, कोक है, पेप्सी है या नेस्ले, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी अगर आप सीईओज को देखें, हालांकि वो भी जॉब कर रहे हैं, उनके वो पेड सीईओज है और वो भी करोड़पति हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अगर आपने पैसा कमाना फिर बिजनेस कमा सकते हैं। मैं हमेशा यंग जनरेशन को सिर्फ ये नहीं कि मैं बिजनेस की तरफ लेकर, तो मैं कहता हूँ अगर आप जॉब भी करें तो उसको भी आप एक अच्छे अंदाज में करें। आपका उसमें पैशन होना चाहिए कि आप, मैंने ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं, अभी जो मुनासिब नहीं नाम लेना, कि उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोगों ने उन्होंने हायर किए थे डब्बे पैकिंग लगाने के लिए, कि उनका काम था समझे काइंड ऑफ वो जेनिटोरियल स्टाफ था, सफाई वाला तो नहीं था, लेकिन ऐसे बंदों को मैं जानता हूँ जो कहता है कि मैं इस कंपनी के अंदर, इस रिटेल स्टोर, और लाहौर का बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है, वो कहता है जी मैं इसमें डब्बे लगाया करता था। आज वो उस रिटेल स्टोर का डायरेक्टर है। मतलब एक उस लेवल पे भी बंदे ने ग्रो, क्योंकि मालिक ने देखा कि यार ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको सुपरवाइजर बना दिया, फिर मैनेजर बना दिया, फिर जनरल मैनेजर बना दिया, आज वो डायरेक्टर है। मुझे लग रहा है डायरेक्टर के बाद शायद वो सीईओ भी उसको बना दिया जाए, यानी कंपनी का एक तरह का मालिक बन गया है। तो बेशक वो पेड सीईओ है, लेकिन वो अच्छी खासी, उसको लाखों में सैलरी है, उसको घर भी मिला है, गाड़ी भी मिली है। आपको कामयाबी सिर्फ बिजनेस में नहीं, जॉब में भी मिल सकती है। आपका पैशनेट होना ज़रूरी है। आप जब दिल से, लगन से काम करते हैं, इस चीज़ को निकालते हैं कि यार मुझे कंपनी को पैसे दे रही है, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, आप पैशनेट होकर काम करें, तो आपके जो ओनर है, जो आपका सीईओ है कंपनी का, उसको सब कुछ नज़र आ रहा होता है। वो अंदर नहीं होता, उसको सब कुछ नज़र आ रहा होता है। तो वो भी इस तरह फिर ग्रो करते हैं। लेकिन पहली चीज़, और एक चीज़ जो इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो है आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपने फुल टाइम उसको देना है और उस कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के ऊपर काम करना है कि यार कैसे मैं इस कंपनी को मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी सजेशन दे सकता हूँ अपने सीनियर्स को कि सर इसको हम ऐसे ऐसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। उनको बेहतर लगेगा तो वो आपको प्रमोट करेंगे। इसी तरह अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है तो बिज़नेस का भी यही है कि उसमें भी आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको 24 आवर्स काम करना चाहिए। 24 आवर्स मतलब ये नहीं कि आप सोएं ना, आप ऑफकोर्स आराम करें। 24 से मेरा मतलब ये कि बस आप आराम करें और उसके बाद जब आप उठते हैं तो सिर्फ आप काम करें, इसके बाद तीसरा कोई आपने काम नहीं करना। तो इस तरह जब आप करेंगे, जब इतना ज़्यादा आप टाइम दे देंगे तो फिर अल्लाह को कामयाब करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 6 घंटे में जितना काम मैं कर सकता हूँ, आप भी 6 घंटे में उतना काम कर सकते हैं। अल्लाह ने शायद एनर्जी, ताकत हम सबको सेम दी हुई है। जो लोग कामयाब होते हैं वो आम बंदे से एक्स्ट्रा काम करते हैं। हम क्या करते हैं 6 बजे ऑफ कर देते हैं। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो 6 बजे के बाद भी काम करते हैं, तो अल्लाह उनको कामयाबी देता है। तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि जितनी एनर्जी मेरे अंदर है शायद आपके अंदर भी उतनी, हम सब के अंदर सेम एनर्जी है। तो मुझे अल्लाह ने कामयाबी दी है। वो ये नहीं कि मैं दूसरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, वो दूसरे, मुझे इसलिए कामयाबी मिली है कि मैं दूसरे से ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। बाकी लोग 6 बजे ऑफ करके घर चले जाते हैं, मैं 6 रात 12 बजे तक बैठा रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। और रात को भी सुबह फजर के टाइम तक मैं काम करता रहता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा लेट सोता हूँ, तो फिर लेट आता हूँ, तो फिर मैं लेट नाइट काम करता हूँ। यानी कि मैं सिर्फ, मेरा काम है घर जाकर मैं सो जाता हूँ, फिर जब उठता हूँ तो उसके बाद काम शुरू होता है और सोने तक मैं काम ही करता रहता हूँ। तो शायद मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह ने अगर दिया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने टाइम बहुत ज़्यादा दिया है अपने काम को। तो अपने काम को आप टाइम दें, जितना आप उसको टाइम देंगे उतना वो काम आपका बेहतर होता है। सर आपकी लाइफ में कभी कोई ना कोई फेलियर आया होगा और बड़ी नाकामियाँ आई होंगी, सर आपने उसको कैसे फेस किया और आपने कैसे क्रिटिक को बर्दाश्त किया? ठीक, देखें फेलियर तो ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसे है नहीं कि हर साल कोई ना कोई हमारे लिए ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हमें हैंडल करना कभी कभार टफ भी हो जाता है, लेकिन हम उसको हैंडल कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये होता है कि देखें जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, उसका सारा जो जिम्मेदारी है ना वो आपने अपने ऊपर ले लेनी है। जब आप अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर आप अपने आप को ठीक करते हैं कि अच्छा यार ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ है, इसमें 100% कसूर मेरा है। बेशक सामने वाले का कसूर है, लेकिन आपने अपने ऊपर ले लेना है कि क्या मैं इसको सुपरवाइज ही नहीं कर सका, या मैं इस काम को सही तरीके से देख नहीं सका, या मैंने इस काम को, इस प्रोजेक्ट को या इस चीज़ को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सका, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, जिसकी वजह से मुझे परेशानी उठानी पड़ी। जब आप सारा मलबा अपनी टीम को डाल देते हैं ना तो फिर चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो हमेशा हर प्रॉब्लम से, हर परेशानी से सीखें और अपने आप को ब्लेम करें कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी डैमेज हो जाता है तो मैं ये नहीं कहूँगा इसने डैमेज किया, ऑफकोर्स उसको तो डांट पड़ेगी, लेकिन उसके बाद मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ कि यार इसमें मेरा भी ये कसूर था कि मुझे देखना चाहिए था ये काम, या मुझे इसको सुपरवाइज करना चाहिए था, या इसको देखना चाहिए था कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, इसमें मेरी गलती कहाँ है। तो मैं हर प्रॉब्लम में अपनी गलती पहले निकालता हूँ कि उसकी तो गलती छोड़े, इसमें मेरी गलती कहाँ पे, मैंने कहाँ पे मिस्टेक की थी। तो जब बंदा उस चीज़ को सीखता है और बंदा उसको फिर जो होता है आगे ठीक करता रहता है ये चीज़। और ज़िंदगी में लास्ट टाइम मैंने बता रहा था कि मेरे आपकी तरह के एक भाई थे, मेरे इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो मुझे कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ज़िंदगी में आप जो है ना उसको रिवर्स करना चाहेंगे कि यार काश ये प्रॉब्लम मेरे साथ ना हुआ होता और ये चीज़ इससे ना हुई थी। काफ़ी आई थिंक साल पुरानी ये बात है। तो मैंने उनको जवाब दिया जिस पर बड़े हैरान हुए थे। मैं कहा मैं ज़िंदगी में जो भी मेरे साथ हुआ है ना, मैं उसके साथ खुश हूँ और मैं वो हैप्पी हूँ, क्योंकि जो भी मेरे लाइफ के साथ प्रॉब्लम हुआ है ना उसने मुझे आगे लेसन बहुत बड़ा दिया है।
वो सबक इतना बड़ा था कि मुझे सबक से प्यार है। अगर मैं कहूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में ये पीछे रिवर्स होकर चीज़ ना होती या ठीक ना होती, तो यार अगर वो चीज़ ना होती तो मुझे सबक भी तो ना मिलता, लेसन भी तो ना मिलता, लर्निंग भी तो ना होती। तो मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने ग्रो किया है। तो प्रॉब्लम ज़िंदगी में आएंगे, चैलेंजेस हमेशा आते हैं। ये और चीज़ की दुआ भी ना किया करें कि हमारी ज़िंदगी में मसले ना आए। आपके मसले आए या अल्लाह हमें उनसे लड़ने की तौफीक दे। इसलिए हदीसों में भी चीज़ों का आता है कि ये कभी मत कहें कि मेरे पर मुसीबत ना आए। आपके ऊपर मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, दुआ ये करें कि अल्लाह उस पर लड़ने की ताकत दे दे। तो क्योंकि सारी ज़िंदगी रहेंगे, अभी मैं 30s में हूँ, 40s में जाऊँगा, 50s में जाऊँगा, 60s में जाऊँगा, प्रॉब्लम सारी ज़िंदगी रहेंगे, मरते दम तक प्रॉब्लम्स रहते हैं। आपने बस उनसे लड़ना सीखना। लड़ना कब सीखेंगे? जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ। तो इस तरह चीज़ें आपकी भी ठीक सर, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, आपका सारा बिजनेस जो है ज़्यादातर वो ई-कॉमर्स के ऊपर है, जो मैं समझा हूँ, वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लाइक्स के ऊपर, और आपका जो माशाल्लाह रेवेन्यू या प्रॉफिट है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 40 to 50 लाख रुपीज़ मंथली आप अर्न करते हैं। तो सर, ई-कॉमर्स की पावर के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? या देखें, इसमें ऐसे होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन जितना भी कमाती है ना, वो दोबारा हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही लगाते हैं। अक्सर लोग ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, जैसे उनको प्रॉफिट आता है वो उठा के उसको खर्च कर देती है, मतलब अपने ऊपर लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, हम हर साल ग्रो करते हैं। मतलब जैसे अगर देखें ना, तो हर 2 साल के बाद हम सारे ऑफिस ऑलमोस्ट हमने चेंज कर दिए, क्योंकि हम अलहमदिल्ला ग्रो कर गए। हमने स्टार्ट किया था 5 मरले से, फिर 10 मरले चले गए, फिर हमारे 1 कनाल का छोटा दफ्तर था, अब हमारे जो है ना ये। तो हम क्या करते हैं, जितना हमारे कंपनी का प्रॉफिट आता है वो हम अपनी ज़ात में नहीं लगाते, हम दोबारा कंपनी में लगा देते हैं, कंपनी को बेहतर कर देते हैं, मज़ीद चीज़ें ले लेते हैं। जैसे हमने अभी हमारे एम्प्लॉयज़ के पास पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं थी, तो हमने 2 गाड़ियाँ ले ली, ठीक है। इस तरह जैसे हमारे फैक्ट्री में जगह कम पड़ी थी, तो हमने एक और साथ ही प्रोडक्शन यूनिट ले लिया, उस टीम को वहाँ भेज दिया। ये ऊपर का एरिया जहाँ पे आप बैठे हैं, पहले यहाँ पे कुछ और काम हो रहा था, वो सारा मैं शिफ्ट कर। तो हम अगर जितना हमें प्रॉफिट आता है हम दोबारा कंपनी के ऊपर लगा देते हैं, ताकि हमारी कंपनी ग्रो करे। तो ये भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा लोगों को। लगता है कि अगर फ़ायदा होगा, पैसे लगाए और इन्जॉय किया और उसको यहाँ वहाँ आप ज़ाया कर देते, तो हम उसको दोबारा कंपनी में ही लगा देते हैं, उससे कंपनी जो है वो ग्रो करते हैं। तो इसमें ये होता है कि मैं हर बंदे को ये सजेस्ट करूँगा कि पैसों को इस तरह वेस्ट ना किया करें, कंपनी के पे लगाएंगे तो कंपनी आपकी हमेशा हमेशा ग्रो करती रहेगी। और जो इवन के जो CEOs होगा, जितने भी होते हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब अगर आपकी कंपनी है तो आप उसको एज ए सेठ की तरह ना देखें, उसको एज ए कॉर्पोरेट लीडर की तरह आप देखें। यानी आप अपनी सैलरी भी फिक्स करें, ताकि आपको भी पता हो कि आपने इस कंपनी से कितनी, जैसे बाकी बंदों की सैलरीज होती है, तो आप भी अपनी कंपनी से सैलरी ही लें। ये नहीं कि जितने पैसे खर्च कर दिए। मेरी कंपनी तो मैं भी एक फिक्स अमाउंट में ही समझे काइंड ऑफ सैलरी लेता हूँ हर महीने, तो मैं वहीं से ही खर्च करता हूँ। इसके अलावा मैं मजीद खर्च नहीं करता। जो बचता है तो मैं अपने अकाउंट्स को कहता हूँ कि यार उसको कंपनी के ऊपर लगाएं, मजीद और देखें कैसे हम अपना दफ्तर एक्सपैंड कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें नई मशीनरी चाहिए तो हम नई मशीनें ले आते हैं। तो इस तरह हम चीज़ों को एडवांस करते रहते हैं। मजीद उसको जो पैसे आते हैं उसको मजीद हम मार्केटिंग पर स्पेंड कर देते हैं कि अच्छा यार की पावर के उसको कर देते हैं, उसको इन्हांस कर देते हैं और टीम हायर कर लेते हैं, सेल्स को बढ़ा देते हैं। जैसे हमने रिटेल की रिसेंटली टीम बनाई है, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर भी एक कॉस्ट आई है, तो हम उसकी ग्रोथ के ऊपर सारा स्पेंड करते हैं। बहुत अच्छी ऑडियंस। यहाँ पे जो मुझे कुछ पॉइंट्स मिले कि हर इंसान आम होता है, वो ख़ास कैसे बनता है, उसके पीछे उसका काम इतना ख़ास होता है कि वो काम उस बंदे को ख़ास बना देता है। ये जितने भी लोग आप CEOs देखते हैं, ये ज़ीरो से हीरो बनते हैं। तो अगर एक इंसान ज़ीरो से हीरो बन सकता है तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको बताने के लिए कि ई-कॉमर्स की कितनी पावर है कि आप एक दुकान खोलते हैं, उसमें आपको 8 से 10, 11, 12 घंटे बैठना पड़ता है, उसका शटर ऑन करना पड़ता है। और ई-कॉमर्स की पावर इतनी है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट, आपकी जान है, तो आप ई-कॉमर्स के ऊपर लाखों रुपया वहाँ से कमा सकते हैं और बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।